नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक प्रेम कथा, एक उपन्यास जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। उनके प्रमुख उपन्यासों में से एक माना जाता है परिणीता। इसमें एक किशोरी ललिता के प्रेम की अभिव्यक्ति को संपूर्ण भारतीय नारी की गरिमा और स्वाभिमान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अल्हड़ प्रेम की परिणति किस प्रकार प्रेम का प्रखर रूप ले लेती है, शरत चंद्र ने इसे परिणीता में प्रस्तुत किया है। शेखर और ललिता का किशोरवय संग कब प्रेम में परिणत हो गया, यह उन दोनों में से किसी को भी न पता चला। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुचरण बाबू को जैसे ही यह समाचार मिला कि उनकी पत्नी ने बिना किसी विघ्न या बाधा के 5वीं कन्या को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, यह सुनते ही उनका चेहरा म्लान, रक्तहीन और निस्तेज हो गया। शक्ति बाण लगने पर रामायण के लक्ष्मण का चेहरा भी शायद इस प्रकार न मुरझाया होगा जिस प्रकार इस समय गुरुचरण बाबू का चेहरा मुरझाया हुआ था। गुरुचरण बाबू एक बैंक में साधारण क्लर्क हैं। वेतन है 60 रुपये। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनका शरीर कैसा होगा। किराए पर चलने वाले तांगे के मरियल घोड़े जैसा, उतने ही दुबले पतले, उतने ही दयनीय और चाबुक खाने के लिए सदैव तत्पर। इसके बावजूद यह महाभयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके तन मन पर जो कोड़ा पड़ा, उससे वे स्तब्ध रह गए। गुरुचरण के हाथ में ली हुई हुक्के की नली हाथ में ही रह गई। उसे मुंह तक लाने और एक कस खींचने तक की शक्ति उनके अंदर ही न रही। वे इस तरह धम्म से नीचे बैठ गए जैसे उनके अंदर की सारी शक्ति निकल गई हो और स्तब्ध से वहीं पड़े रहे। यह शुभ संवाद लाई थी उनकी तीसरी कन्या अन्ना काली, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। शुभ संवाद देने के बाद वह अपने पिता से बोली, बाबूजी चलो ना अंदर, देख तो लो माँ और गुड़िया को। गुरुचरण ने ऊपर दृष्टि की, अन्ना कली को देखा और तब फिर शक्ति बटोरते हुए उससे बोले, एक गिलास पानी तो ले आ बिटिया, मैं पहले पानी पीऊँगा। अन्ना काली अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखती हुई धीरे धीरे अंदर की ओर चली गई। गुरुचरण उसी तरह बैठे बैठे इस कन्या शिशु के जन्म के समय में होने वाले खर्चों के संबंध में सोचने लगे। लोगों से भरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आते ही मुसाफिर किसी कंपार्टमेंट के खुले दरवाजे को देखते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर जिस तरह अंदर घुस पड़ने के लिए मारा मारी शुरू कर देते हैं, उसी तरह अनेक चिंताओं की भीड़ गुरुचरण के दिमाग में आने लगी। उन्हें ध्यान आया, पिछले वर्ष अपनी दूसरी बेटी का विवाह करते समय उन्हें बहु बाजार का यह अपना 2 मंजिला पैतृक मकान गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। पिछले 6 महीने से वे सूद की एक भी किस्त नहीं चुका सके हैं। अगले महीने नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर गुरुचरण को अपने बीच वाली बेटी के घर नए कपड़े, फल और मिठाई भेजनी है। कल देर रात तक ऑफिस में काम करने के बावजूद हिसाब ठीक तरह नहीं मिला। आज दिन के 12 बजे तक उसे मिलाना है और डेबिट क्रेडिट एक तरह करना है। कल ही उनके बड़े साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि दफ्तर में कोई मैले कपड़े पहनकर नहीं आएगा और जिसके कपड़े मैले पाए जाएंगे उस पर जुर्माना होगा। इधर हाल यह है कि घर के आधे कपड़े लेकर धोबी पिछले हफ्ते से गायब है। गुरुचरण को लगा वह और अधिक देर बैठे नहीं रह सकेंगे। हुक्के की नली एक ओर रख कर वे दरी पर लेट गए और मन ही मन भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस कलकत्ता शहर में हर रोज न जाने कितने आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं। तुम्हारी दृष्टि में क्या वे लोग मुझसे भी बड़े पापी और अपराधी हैं? हे दयालु भगवान, मुझ पर दया कर, एक बड़ी सी गाड़ी मेरी छाती के ऊपर से भी निकाल दो। अन्ना काली पानी लेकर आई और अपने पिता से बोली, लो बाबूजी, उठो और पानी पी लो। गुरुचरण किसी तरह उठे, लड़की से पानी लिया और एक ही सांस में उसे गले से नीचे उतारकर अन्ना कली से बोले, ले बेटी, गिलास ले जा। अन्ना कली के जाते ही चिंताग्रस्त गुरुचरण फिर वहीं लेट गए। कुछ देर बाद फिर उनकी भांजी ललिता हाथ में चाय का कप लेकर आई और गुरुचरण से बोली, मामा जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठिए चाय लीजिए। साहस कर गुरुचरण फिर उठे। ललिता के शांत चेहरे को देखते ही जैसे उनके मन की सारी अशांति और उथल पुथल समाप्त हो गई। बहुत प्यार से बोले, तू रात भर जागी है ना बेटी, आ मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठ।
ललिता मुस्कुराई, फिर मामा के पास आकर बैठती हुई बोली, आप परेशान दिख रहे हैं मामा जी। मैं पूरी रात नहीं जागी हूँ, बस थोड़ी ही देर जागना पड़ा है मुझे। घर गृहस्थी के भार से लदे हुए कम उम्र में ही बूढ़े दिखने वाले अपने मामा की तकलीफ इस घर में ललिता से ज़्यादा कोई नहीं जानता। गुरुचरण की बेटियां भी नहीं, गुरुचरण भी यह बात जानते हैं। फीकी मुस्कुराहट से बोले, तू बैठ मेरे पास। ललिता छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के पास बैठ गई। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, अपनी इस राजदुलारी बिटिया को अगर किसी योग्य राजकुमार को सौंप पाता तो मन को यह संतोष हो जाता कि जीवन में एक बढ़िया काम तो किया। ललिता ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण चुप रहकर गुरुचरण बोले, क्यों बेटी, अपने इस अभागे मामा के घर आकर तुझे सुबह से रात तक काम में ही जुटा रहना पड़ता है ना। ललिता ने अपने मामा के संकोच को दूर करने की कोशिश की। सहज भाव से हंसती हुई बोली, क्यों मामा जी, क्या घर में और लोग काम नहीं करते? सभी करते हैं, मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। गुरुचरण अपनी भांजी के सयानेपन पर मुस्कुराए। चाय पीते हुए बोले, अच्छा ललिता, आज खाना कौन बनाएगा? आश्चर्य के साथ ललिता ने कहा, कौन बनाएगा क्या? मतलब मामा जी, मैं बनाऊंगी। अब गुरुचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, तू बनाएगी? तुझे आता है खाना बनाना? ललिता को हंसी आ गई। बोली, क्या खाना बनाना इतना मुश्किल काम है? अगर हो भी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने मामी से खाना बनाना सीख लिया है। सच? चाय का प्याला नीचे रखते हुए गुरुचरण ने कहा, हाँ मामा, मामी से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैंने कई बार खाना बनाया है। कहते हुए ललिता ने फिर से सिर नीचे झुका लिया। गुरुचरण का मन बहुत हल्का हो गया था। एक बार फिर ललिता के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया। तभी उनकी दृष्टि खिड़की की ओर पड़ी। उन्होंने देखा बाहर गली में शेखर जा रहा है। उन्होंने देखते ही चिल्लाकर आवाज़ दी, शेखर। थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ एवं सुंदर नवयुवक अंदर आ गया और गुरुचरण की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाथ से बैठने का इशारा करते हुए गुरुचरण ने नवयुवक से कहा, क्यों शेखर, आज सवेरे सवेरे तुम्हारी चाची ने जो कांड कर डाला है उसकी खबर तो तुम्हें मिल ही गई होगी। कांड क्या कर डाला? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके यहाँ कन्या जन्म हुआ है, बस यही ना। गुरुचरण ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ भाई, तुमने तो बहुत आसानी के साथ कह दिया, बस यही ना। लेकिन यही का क्या होता है यह तो केवल मैं ही जानता हूँ। ऐसा मत कहिए चाचा जी। शेखर की मुस्कुराहट समाप्त हो गई थी। बहुत गंभीरता के साथ उसने बात पूरी की, चाची सुनेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, और फिर घर में जो भी नया प्राणी आया है उसे तो प्यार और आदर के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। गुरुचरण किसी सोच में पड़ गए, फिर बोले, प्यार और आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा, कई बार लगता है कि भगवान के घर में भी न्याय नहीं है। मेरे साधन सीमित हैं, फिर मेरे ही घर में इतनी लड़कियाँ क्यों? अपना यह पैतृक मकान तक तो मैंने तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखा हुआ है। मैं इन सब लड़कियों के लिए कहाँ से जुटाऊंगा अच्छा घर और अच्छा बर? खैर, इन सबको भी छोड़ो। यह बता बेटा, यह जो हमारी ललिता है ना राजदुलारी, न इसके माता है न पिता, इस स्वर्ण प्रतिमा को कैसे सौंप दूँ किसी के हाथों? अगर पैसे की कमी के कारण इस रत्न को मुझे यूं ही गवा देना पड़ेगा तो सोचो बेटा, मुझे कितना आघात पहुँचेगा। 13 साल की हो गई है यह, लेकिन स्थिति यह है कि मेरे पास इस समय 13 पैसे भी नहीं हैं कि इसकी सगाई कर सकूं। गुरुचरण का स्वर ही नहीं, आंखें भी भर आई थीं। शेखर चुपचाप सुनता रहा। गुरुचरण ने गंभीरता से शेखर की ओर देखा और फिर कहना आरंभ किया, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ शेखर। कोई मित्र हो तुम्हारा, अच्छा लड़का हो जो बिना रुपए पैसे और गहनों के इसे स्वीकार ले। मैंने सुना है नई पीढ़ी के बहुत से लड़के ऐसे हैं जो केवल गुणवती लड़की चाहते हैं, धन दहेज की मांग नहीं करते। अगर ललिता के भाग्य से और तुम्हारी कोशिश से कोई ऐसा ही अच्छा लड़का मिल जाए तो सच मानना बेटा, जब तक जीऊँगा तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। शेखर ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता के साथ कहा, अच्छी बात है चाचा जी, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन गुरुचरण को शेखर की इतनी सी बात से संतोष नहीं हुआ। बहुत अधीरता के साथ बोले, बेटा, मेरी इस बात को भूल मत जाना, ध्यान रखना। देखो, ललिता तुम्हारे सामने ही तो 8 साल से पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हुई है। यह कितने शांत स्वभाव की है, यह तुमसे छिपा थोड़े ही है।
और फिर कितनी गुणवती और सयानी है। सारे घर का भार इस पर है। आज से सारे घर की रसोई यही करेगी। ललिता ने दृष्टि एक क्षण के लिए ऊपर उठाई और फिर नीचे कर ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुरुचरण का ध्यान इस ओर नहीं था। वे कहते जा रहे थे, अब देखो ललिता के पिताजी ने क्या कम पैसा कमाया था व्यापार से, लेकिन सब कुछ इस तरह दान कर गए कि अपनी बेटी तक के लिए कुछ नहीं छोड़ गए। शेखर चुप रहा। शेखर ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, हंसने लगा। वह सहसा उठ खड़ा हुआ तो गुरुचरण को ध्यान आया। पूछने लगे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? एक केस है इसलिए बैरिस्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ। शेखर ने कमरे से बाहर जाते हुए जवाब दिया। अच्छा शेखर, ध्यान रखना कोई अच्छा लड़का नज़र में आ जाए तो। ललिता का रंग जरूर सांवला है, मगर उसका मन और स्वभाव तो एकदम स्वच्छ और निर्मल है। संसार में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसके अंदर इतनी दया, करुणा और ममता हो। गुरुचरण ने जाते हुए शेखर को फिर याद दिलाना आवश्यक समझा। शेखर हंसता हुआ बाहर चला गया। नज़रों से ओझल होने से पहले उसने इस भाव से सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, आपने जो कुछ कहा मैं उसे समझ गया हूँ और उसका ध्यान रखूँगा। गुरुचरण ने गहरी सांस ली और हुक्के की नली हाथ में उठा ली। ललिता चाय का खाली कप लेकर कुछ सोचती हुई रसोई घर में चली गई। शेखर सरकारी वकील है। उसके पिता श्री नवीन चंद्र गुड़ का व्यापार करते थे। गुड़ से लाखों रुपए कमाने के बाद उन्होंने व्यापार छोड़ दिया है और घर में रहकर अपना काम धाम देखते हैं। नवीन चंद्र का बड़ा लड़का विनाश वकालत करता है। उनका परिवार मजे में है। पैतृक मकान 3 मंजिला है और मोहल्ले का सबसे ऊंचा और बड़ा मकान है। गुरुचरण के मकान की छत श्री नवीन चंद्र के 3 मंजिला मकान छत से मिली हुई है। दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता है, इसलिए घर की स्त्रियां छत से ही एक दूसरे के घर आती जाती हैं। शेखर लगभग 26 वर्ष का है। बहुत दिनों से श्याम बाजार के एक संपन्न परिवार की लड़की से उसकी शादी की बात चल रही है। कुछ दिन पहले लड़की वाले शेखर को देखने आए थे तो शेखर को पसंद कर अपनी इच्छा व्यक्त कर गए थे कि अगले महीने में ही कोई शुभ दिन निकलवा कर विवाह निश्चित कर दिया जाएगा। शेखर की माँ जी को यह बात नहीं जची। उन्होंने मेहरी से संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर स्वयं लड़की देखकर उसे पसंद नहीं करेगा तब तक शादी निश्चित नहीं होगी। धनी व्यक्ति की दृष्टि केवल धन की ओर ही रहती है। शेखर के पिता नवीन चंद्र जी को अपनी पत्नी यह बात जची नहीं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने शेखर की माँ से कहा, ये तुमने क्या अड़ंगा लगाया है? इतना धनी मानी परिवार है, लड़की को भी देख रखा है, शादी तो निश्चित कर देनी चाहिए थी। आशीर्वाद वाले दिन शेखर भी देख लेता उसे। शेखर की माँ जी ने फिर भी हामी नहीं भरी, लेकिन पति की बात का कोई विरोध नहीं किया। बस अपनी बात पर दृढ़ रहे कि शेखर की लड़की पसंद करने पर ही विवाह पक्का होगा। शेखर खुश मिजाज युवक था। खुशनुमा जीवन जीने में रुचि रखता है। अपना 3 मंजिले का कमरा खूब सजा रखा है। अच्छी किताबें, कपड़े, चित्रकालीन पर्दे उसके कमरे में सुशोभित हैं। उस दिन तय हुआ कि शेखर श्याम बाजार वाली लड़की देखने जाएगा। तीसरे पर अपने कमरे के आदमकद आईने के सामने खड़ा हुआ तैयारी कर रहा था कि छत के रास्ते से ललिता उसके कमरे में आ गई। कुछ देर ललिता चुपचाप कमरे में खड़ी रही और शेखर को कंघी पट्टी करते हुए ध्यान से देखती रही। फिर हंसते हुए बोली, होने वाली पत्नी देखने जा रहे हैं ना? शेखर ने मुड़कर ललिता को देखा और बहुत ही सहज भाव से कहा, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे ठीक तरह सजा दो ना। तुम्हारे आने से मुझे इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए। देखो इतनी अच्छी तरह सजा दो जिससे मैं लड़की को पसंद आ जाऊं। ललिता हंसने लगी, फिर कहने लगी, देखो शेखर दादा, इस समय तो मुझे तुम्हें सजाने संवारने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ रुपए लेने आई हूँ। ललिता ने आगे बढ़कर शेखर के तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, तिजोरी खोली और कैश बॉक्स में से गिनकर कुछ रुपए निकाले और अपनी धोती के आंचल में बांध लिए। चाबियों के गुच्छे को तकिए के नीचे रखती हुई वह बहुत धीमे स्वर में बोली, शेखर दा, जब ज़रूरत होती है मैं यहाँ से रुपए निकाल ले जाती हूँ, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन्हें चुकाऊँगी कैसे। चुकाऊँगी कैसे? चुका तो रही हो, और कैसे चुकाओगी? शेखर ने बालों पर कंघी फेरते हुए कहा। ललिता की समझ में कुछ नहीं आया। वह शेखर के मुंह की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, देख क्या रही हो? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई?
ललिता ने सिर हिलाया, फिर बोली, नहीं, कोई बात नहीं, जब जरा कुछ और बड़ी हो जाओगी ना तब सब समझ जाओगी। यह कहते हुए शेखर खट्ट खट्ट करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसी रात शेखर सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ था। धीमे कदमों से उसकी माँ भुवनेश्वरी ने अंदर प्रवेश किया। भुवनेश्वरी 50 वर्ष की होने पर भी 35-40 वर्ष की ही लगती थी। वे गाँव की रहने वाली थी और शहर में इतने वर्ष रहने के बावजूद उन्होंने अपने गाँव वाले शुद्ध और उत्तम संस्कार नहीं छोड़े थे। वे बहुत ही कोमल हृदय की थीं और किसी का भी दुख दर्द नहीं देख सकती थी। शेखर ने अपनी माँ से रूप, स्वास्थ्य और बुद्धि ही नहीं पाई थी, माँ के मन की दया और उदारता भी पाई थी। माँ की ही तरह शेखर भी किसी को कष्ट में देख विचलित हो उठता था और माँ की ही तरह उन कष्टों को दूर करने के लिए एकदम प्रयत्नशील हो जाता था। माँ को आते देखकर शेखर झटके से उठ बैठा। भुवनेश्वरी ने पास पड़ी एक चौकी पर बैठते हुए पूछा, क्यों, देख आया लड़की, कैसी है? अच्छी है, इतना संक्षिप्त उत्तर देकर शेखर ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। क्यों अच्छी है कहकर चुप क्यों हो गया? तुमने जो पूछा उसी का जवाब तो दिया, शेखर ने हंसकर कहा और कालीन की ओर देखने लगा। भुवनेश्वरी भी हंसने लगी, फिर बोली, पूरी बात का जवाब कहाँ दिया? रंग कैसा है? गोरा है ना? किसके जैसा है? अपनी ललिता जैसा है? माँ की ओर दृष्टि करके शेखर ने कहा, ललिता तो काली है माँ, उसके सामने तो वह लड़की गोरी ही कहलाएगी। नाक नक्श कैसे हैं? बुरे नहीं हैं। तो हाँ कह दो तेरे बाबूजी से। शेखर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। भुवनेश्वरी कुछ क्षण लड़की की ओर देखती रही, फिर जैसे कुछ ध्यान आने पर बोली, अच्छा, लड़की पढ़ी लिखी कहाँ तक है? वह तो मैंने पूछा ही नहीं। भुवनेश्वरी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। कहने लगी, क्यों नहीं पूछा? तुम पढ़े लिखे लड़कों के लिए लड़की में जिस बात का होना बहुत ज़रूरी है, वह बात तूने क्यों नहीं पूछी? मुझे यह बात याद ही नहीं रही, ध्यान ही नहीं आया इस बात का, शेखर ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। भुवनेश्वरी विस्मित भाव से कुछ देर तक अपने लड़के की तरफ देखती रही, फिर हंसते हुए बोली, इसका मतलब यह है कि तू वहाँ ब्याह नहीं करना चाहता? जवाब में शेखर कुछ कहना चाहता था कि ललिता को आते देखकर रुक गया। ललिता धीमे कदमों से आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई। भुवनेश्वरी ने पीछे घूमकर ललिता को देखा और बाएं हाथ से उसे अपनी बगल में खींचकर उससे पूछने लगी, क्या बात है बिटिया? ललिता ने बहुत ही धीमे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं माँ। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी, मगर भुवनेश्वरी ने उसे ऐसा कहने से मना कर दिया था। कहा था, बेटी मैं तेरी मौसी तो नहीं हूँ, माँ बेशक हो। ललिता तब से ही उन्हें माँ कहती थी। भुवनेश्वरी ने बड़े लाड से ललिता को खींचकर अपनी छाती से सटा लिया और बहुत प्यार से बोली, कुछ नहीं तो शायद तो मुझे सिर्फ देखने के लिए आई है। ललिता चुप रही, हिली तक नहीं। शेखर ने बड़े बूढ़ों की तरह से सवाल किया, माँ को देखने आई हो? अपने घर का खाना कब बनाओगी? क्यों, ये खाना क्यों बनाएगी? भुवनेश्वरी ने पूछा। तो फिर कौन बनाएगा? शेखर के स्वर में आश्चर्य था। इसके मामा जी उस दिन कह रहे थे कि यही रसोई का सब काम देखती है, दोनों टाइम खाना बनाती है। इसके मामा जी ने भली कही। भुवनेश्वरी हंसती हुई बोली, जो उनके मुंह में आया कह दिया। अभी इसका ब्याह नहीं हुआ है, इसके हाथ का बना कच्चा खाना कौन खाएगा? मैंने अपनी मिसरानी को इनके यहाँ भेज दिया है, वही बना रही है खाना। और अपने घर में? शेखर ने प्रश्न किया। बड़ी बहू बना रही है, भुवनेश्वरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। वैसे आजकल दिन का खाना मैं ललिता के यहाँ ही खा रही हूँ। शेखर ने संतोष की एक लंबी सांस ली। वह समझ गया कि इस संकटग्रस्त परिवार का भार उसकी बहुत अच्छी माँ ने अपने ऊपर लिया है। मन ही मन उसने माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कोई महीने भर बाद की बात है। शेखर अपने कमरे में उसी सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ कोई विदेशी उपन्यास पढ़ रहा था। हमेशा की तरह धीमे कदमों से ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर तिजोरी खोलने लगी। शेखर ने किताब पर से दृष्टि नहीं हटाई। साधारण भाव से पूछा, क्या हो रहा है? कैश बॉक्स खोलते हुए ललिता ने जवाब दिया, रुपए ले रही हूँ शेखरदा। ठीक है कहकर शेखर फिर उपन्यास में व्यस्त हो गया। ललिता बाहर जाने के लिए थोड़ा साज श्रृंगार करके आई थी। वह चाहती थी कि शेखर उसे एक बार भरपूर नज़र से देख ले और यह पूछे कि वह कहाँ जा रही है। शेखर को उपन्यास में दृष्टि गाड़े देखकर वह कुछ ऊंचे स्वर में बोली, 10 रुपए लिए हैं शेखरदा। उसका ख्याल था कि शेखर इस बात पर अवश्य प्रश्न करेगा, किस लिए या क्यों, और उसकी ओर देखेगा। लेकिन शेखर ने कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया।
बहुत ही निर्विकार भाव से अच्छा कहा और उपन्यास पाठन में डूबा रहा। उसने ललिता की ओर देखा तक नहीं। ललिता को बड़ी बेचैनी होने लगी। आज उसे कुछ परिचितों के साथ नाटक देखने जाना था। वे लोग नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ललिता बिना शेखर की अनुमति के कहीं नहीं जाती थी। अनुमति उसे मिल भी जाती थी, इसी विश्वास से वह तैयार होकर आई थी। शेखर दा से रुपए भी ले लेगी और अनुमति भी। किंतु आज स्थिति ही विचित्र थी। शेखर दा उसकी ओर देख तक नहीं रहे थे। वह अनुमति किस तरह लेती? यह विचित्र बात है कि आज तक उसे कभी किसी ने यह नहीं बताया था या आदेश दिया था कि उसे जो भी करना है शेखर दा की अनुमति लेकर करना है। लेकिन ईश्वर ने प्राणी मात्र में जो असहज बुद्धि दी है, उसने न जाने कब ललिता के मन में यह भावना पैदा कर दी थी कि मामा मामी की आश्रिता होने के बावजूद शेखर दा उसके संरक्षक और शुभचिंतक हैं और उनकी आज्ञा या अनुमति के बिना उसे जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए। ललिता ने होश संभालने के बाद से आज तक शेखर की अनुमति के बिना कोई काम नहीं किया था। जब उठा पटक करते हुए काफ़ी देर हो गई और शेखर का ध्यान योग नहीं टूटा तो पराजित होकर वह कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गई और बहुत धीमे स्वर से बोली, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। इतने धीमे स्वर में कही गई बात शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। वह उसी प्रकार उपन्यास पढ़ता रहा। अब ललिता ने स्वर को थोड़ा ऊंचा करके कहा, सब कोई मेरे लिए खड़े हैं। शेखर को लगा उससे कुछ कहा जा रहा है। उपन्यास बंद कर कर वह बोला, क्या है? ललिता ने आहत स्वर में कहा, इतनी देर बाद सुनाई दिया? मैं कह रही थी हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। हम लोग? शेखर ने कुछ आश्चर्य से प्रश्न किया। हम लोग माने कौन कौन? मैं, अन्ना, मेरी छोटी बहन, बगल वाले मकान की चारूबाला, चारू का भाई, उनका मामा। ये मामा कौन है? शेखर ने पूछा। गिरिन बाबू, ललिता ने कुछ रुक कर धीरे से उत्तर दिया। 1 हफ्ता पहले ही मुंगेर से यहाँ आए हैं। वे बीए यहीं से करेंगे। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अरे वाह! शेखर के स्वर में व्यंग झलक आया। बड़ी जल्दी अच्छा खासा परिचय हो गया है। नाम धाम काम सब कुछ मालूम हो गया है। तभी तो 4-5 दिनों से शक्ल नहीं दिख रही है। शायद ताश हो रहा होगा चारों के यहाँ। ललिता शेखर के व्यंग की तेजी से भयभीत हो गई। कुछ भी न बोल सकी। क्यों? इधर कई दिनों से ताश की चौकड़ी जम रही होगी, तभी फुर्सत नहीं मिली होगी आने की। शेखर के स्वर का तीखापन बढ़ता जा रहा था। ललिता ने साहस बटोरकर किसी प्रकार स्थिति स्पष्ट की। चारू ने कहा था। चारू ने कहा था? क्या कहा था चारू ने? कहते हुए शेखर ने ललिता की ओर तेजी से दृष्टि घुमाई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब पूरी तैयारी करके आई हो पूछने। ठीक है, जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी रही, न हिली न डुली। उसे इसी तरह खड़ी देखकर शेखर ने कहा, अब इस तरह मुंह बनाए क्यों खड़ी हो? जाओ। कुछ देर चुप खड़ी रहने के बाद ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, तो जाऊं? कह तो दिया ललिता, जाओ। शेखर ने अनमने भाव से कहा और उपन्यास फिर हाथ में ले लिया। शेखर की इस बातचीत से ललिता का नाटक देखने जाने का सारा उत्साह खत्म हो गया। लेकिन उसकी विवशता यह थी कि उसका नाटक देखने जाना आवश्यक था, क्योंकि दिन में ताश खेलते समय यह निश्चित हो गया था कि नाटक देखने में जितने पैसे खर्च होंगे उसके आधे ललिता देगी और आधे चारू के मामा जी। नीचे चारू के घर के सब लोग सजे दजे खड़े ललिता की प्रतीक्षा कर रहे थे और ज्यों-ज्यों ललिता को देर हो रही थी त्यों-त्यों उनकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता की समझ में कोई ऐसा उपाय नहीं आ रहा था कि शेखर की अनुमति के बिना वह नाटक देखने चली जाए। इस कारण वह 1-2 मिनट चुप खड़ी रही। उसने फिर दीन स्वर में प्रश्न किया, सिर्फ आज भर के लिए चली जाऊं शेखर दा? शेखर ने किताब एक ओर फेंकी और डांट डपट भरे स्वर में कुछ रूखाई के साथ कहा, तंग न करो ललिता, नाटक देखने की इतनी इच्छा हो रही है तो जाओ। तुम अब इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि अपना भला बुरा भी न समझ सको। ललिता को पसीना आ गया। शेखर से डांट खाने का अभ्यास उसे है। वह कई बार शेखर से डांट खा चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में शेखर ने इस बेरुखाई के साथ उसे कभी नहीं डांटा था। इस डांट के बाद नाटक देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन तैयार होकर नीचे खड़े उसका इंतजार करते हुए लोगों से जाकर यह कहने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी कि वह नाटक देखने नहीं जाएगी। उसे क्या पता था कि इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, वरना वह नाटक की बात पर हामी ही न भरती। शेखर ने वैसे उसे कहीं आने जाने के लिए कभी नहीं रोका था, इसलिए वह तैयार होकर आई थी। लेकिन इस समय जो कारण बताकर शेखर ने उसके जाने पर प्रतिबंध लगाया था,
वह इतना लज्जास्पद था कि ललिता का मन हुआ कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक और उसी तरह वहाँ खड़ी रही, लेकिन शेखर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने का प्रयास भी नहीं किया। हार कर वह अपने आंसू पोंछती हुई नीचे उतर आई। मेहरी को कहकर उसने अन्नाकली को बुलवाया और 10 का नोट उसके हाथ में देती हुई बोली, तुम लोग नाटक देखने चली जाओ। अन्नाकाली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चारू से कह देना मैं नहीं जा सकूंगी। क्या हो गया दीदी? अन्नाकली ने सहानुभूति प्रकट की। कुछ नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, जी मतला रहा है, तबीयत खराब हो रही है। यह कहते हुए ललिता ने बिस्तर की शरण ली। इसके बाद घर में ही काफ़ी नाटक हुआ। अन्नाकली से यह सूचना पाकर चारूबाला आई। उसने बहुत खुशामद की, जिद की, कस्में दिलवाईं। फिर भी ललिता की मामी को बुलवाकर उसने जोर डलवाया, लेकिन ललिता टस से मस न हुई। अन्नाकली नाटक देखना चाहती थी। ललिता के दिए 10 रुपये उसके हाथ में थे। जब ललिता चारपाई से नहीं उठी तो उसने चारूबाला को एक और ले जाकर कहा, चारू दीदी, जब ललिता दीदी की तबीयत खराब है और उनका नाटक देखने का मन नहीं है तो उन्हें घर पर ही रहने दो। चलो हम लोग नाटक देखाएं। रुपए तो ललिता दीदी ने ही दिए हैं, ये देखो। चारू की समझ में यह बात आ गई। वह यह भी समझ गई कि छोटी होने के बावजूद अन्नाकाली समझदार है, इसलिए ललिता को वहीं छोड़ बाकी लोग नाटक देखने चले गए। बगल वाले जिस मकान का जिक्र किया गया है उसमें ललिता की सहेली चारूबाला और उसकी माँ मनोरमा रहती हैं। ये लोग ब्रह्म समाजी हैं। ललिता और चारू एक ही उम्र की हैं। चारू की माँ मनोरमा को ताश खेलने का बहुत शौक है, लेकिन वे इस खेल में इतनी निपुण नहीं हैं, इसलिए वे प्रायः ललिता को बुलवा लेती हैं, क्योंकि ललिता ताश के खेल में बहुत तेज है। शेखर को यह बात मालूम थी। उसे यह भी मालूम था कि दिन के खाने के बाद चारू के घर में ताश की चौकड़ी बैठती है और बाजी ललिता के हाथ में रहती है। शेखर को जो बात मालूम थी और जो बात शेखर को उस शाम मालूम हुई वह यह थी कि आजकल चारूबाला का मामा गिरिंद्र आया हुआ है। गिरिंद्र बांकीपुर में पढ़ता है और कलकत्ता नहीं के बराबर ही आता था, इसलिए शेखर गिरिंद्र को नहीं पहचानता था। स्वाभाविक था कि शेखर को ललिता का उसके साथ नाटक देखने जाना अच्छा नहीं लगा। गिरिंद्र जिस दिन आता था, ताश का खेल आरंभ करते समय मनोरमा गिरिंद्र को पराजित करने के लिए ललिता को अवश्य बुला लिया करती थी। ललिता आती थी तो खेल खूब जमता था। ललिता के कारण मनोरमा बाजी जीती जाती थी। ललिता जिस शाम नाटक देखने नहीं गई, अगले दिन दोपहर में जब मनोरमा ने मेहरी को भेजकर ललिता को बुलवाया तो ललिता ने मेहरी से कह दिया कि वह नहीं आ सकेगी, वह कुछ काम कर रही है। थोड़ी देर बाद चारू आई। ललिता सचमुच ही किसी अंग्रेजी पुस्तक में से कुछ अनुवाद कर रही थी। ललिता ने अनुवाद करने की बात कहकर चारू पर भी अपनी विवशता प्रकट कर दी। चारू लौट आई तो मनोरमा स्वयं ललिता के पास गई और उसकी किताब कापी कोने में फेंककर अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, चल उठ, बड़ी होने पर तुझे क्या मजिस्ट्रेटी करनी है? और अगर तू मजिस्ट्रेट हो भी गई तो क्या तुझे क्लब में ताश नहीं खेलना पड़ेगा? चल, अब देर हो रही है। ललिता के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। वह रुआंसे स्वर में बोली, नहीं, आज तो नहीं जाना हो सकेगा, बहुत काम है, कल जरूर आ जाऊंगी। लेकिन मनोरमा ने उसकी एक न सुनी। उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचती हुई अपने साथ ले गई। ताश शुरू हुआ। हर दिन की तरह चारू और गिरिंद्र एक तरफ बैठे और ललिता तथा मनोरमा दूसरी तरफ। लेकिन आज ललिता का मन खेल में नहीं था, इसलिए खेल कुछ जमा नहीं। अनमने भाव से थोड़ी देर खेल कर वह उठ खड़ी हुई। जब वह जाने लगी तो गिरिंद्र बोला, कल शाम आपने अपने हिस्से के रुपए तो भिजवा दिए, लेकिन नाटक नहीं देखा। चलिए कल दिखाएंगे नाटक। ललिता ने सिर हिलाकर बहुत ही शालीनता के साथ कहा, नहीं, कल अचानक ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब तो तबीयत ठीक है। गिरिंद्र हंसकर बोला, अब तो आप देख सकती हैं, चलेंगी कल? नहीं, कल नहीं, कल मुझे फुर्सत नहीं है। यह कहती हुई ललिता जल्दी से घर से बाहर निकल आई। यह बात नहीं है कि आज उसे शेखर के डर के कारण ताश खेलने में आनंद नहीं आया। सच्चाई यह थी कि उसे स्वयं बहुत लाज आ रही थी। लाज आने का कारण था, बात यह थी कि जब से उसने होश संभाला था, वह जिस तरह अपने घर में निसंकोच इधर उधर घूमती थी, उसी तरह शेखर के घर में भी निसंकोच आया जाया करती थी। शेखर उसे घर का ही सदस्य लगता था, इसलिए उसे शेखर के सामने जाने में कभी भी कोई संकोच या झिझक का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन कल शाम शेखर के संकेत करने के बाद उसे सहसा अनुभव हुआ कि गिरिंद्र तो घर का सदस्य नहीं है, पराया है। आज जब वह ताश खेलते समय गिरिंद्र के सामने बैठी तो पूरे समय उसे बड़ी झिझक लगती रही।
ललिता ने धीरे धीरे महसूस किया कि इधर कुछ दिनों के परिचय में गिरीन्द्र की दृष्टि में कुछ परिवर्तन हो गया है और वह उसे एक विशेष ही नज़र से देखने लगा है, ऐसी नज़र से जिसमें प्रीति या आसक्ति के भाव होते हैं। पुरुष की आसक्ति भरी दृष्टि तरुणी लड़की के लिए इतनी बड़ी लज्जा की बात होती है, यह अनुभूति ललिता को आज पहली बार हुई। अपने घर थोड़ी देर रुक कर वे जल्दी से शेखर के कमरे में पहुंच गई और वर्षों से जिस काम को वह अधिकारपूर्वक करती आई थी उसे करने में व्यस्त हो गई। किसी ने यह काम उसे सौंपा नहीं था, उसने स्वयं ही यह काम अपने ऊपर लिया था और लोगों ने उसे ललिता की जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। वह काम था शेखर के कमरे की झाड़ पोछ और उस कमरे की चीज़ों की सही व्यवस्था। कौन चीज़ कहाँ है, किस जगह रहनी चाहिए और कहाँ रहेगी, यह ललिता के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। शेखर कई बार तो ज़रूरत की चीज़ न मिलने पर मेहरी को भेजकर ललिता को बुलवाता था और ललिता क्षण मात्र में उस चीज़ को खोजकर शेखर को सौंप देती थी। यदि ललिता 2-3 दिन चीज़ें ठीक नहीं करती थी तो शेखर का कमरा उन दिनों उसी तरह अव्यवस्थित रहता था। एक सप्ताह से ताश के खेल के कारण ललिता कमरा ठीक करने का समय नहीं निकाल पाई थी। इस कारण कमरे की दशा खासी शोचनीय हो गई थी। ललिता ने धोती का पल्ला कमर में कसा और कमरे की झाड़ पोछ की व्यवस्था में व्यस्त हो गई। दोनों घरों के लोगों से यह बात छिपी नहीं थी कि ललिता और शेखर के बीच एक स्नेह संबंध है। दोनों घरों के लोगों ने इस संबंध को एक सहज, स्वाभाविक और स्वच्छ संबंध ही माना था और इसे कभी आलोचना का विषय नहीं समझा था। यदि शेखर की कोई छोटी बहन होती तो क्या वह यह सब न करती जो ललिता शेखर के लिए करती है, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था कि वह स्नेह संबंध अब किस मोड़ पर पहुंच गया है और कौन सा नया रूप लेने जा रहा है। वास्तविकता यह थी कि ललिता तक भी वह बात नहीं जानती थी। उन दोनों के आचरण में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी थी जो किसी को खटकती। सब कुछ इतना सहज था कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ललिता किसी दिन इस घर में बहू का स्थान ले सकती है। जब भुवनेश्वरी तक के मन में इस तरह का कोई विचार नहीं आया था तो बेचारी ललिता के करीबी मामा मामी तो यह कल्पना तक करने की धृष्टता नहीं कर सकते थे। ललिता का इरादा था कि वह कमरे की व्यवस्था ठीक करके शेखर के आने से पहले ही अपने घर लौट जाएगी, लेकिन काम पूरा होने में देर हो गई और घड़ी की ओर ललिता का ध्यान ही नहीं गया। दरवाजे के बाहर जूते की टक टक सुनकर ललिता हक्की बक्की रह गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक ओर हटकर चुपचाप खड़ी हो गई। कमरे में प्रवेश करते हुए शेखर ने कहा, मिल गई फुर्सत कमरा ठीक करने की? तो कल रात कितने बजे लौटी नाटक देखकर? ललिता ने मानो कुछ सुना ही नहीं। शेखर सोफे पर सहारा लेकर बैठ गया और सवाल करने लगा, हाँ तो कब लौटी? 2 बजे 3 बजे? क्या बात है, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? ललिता चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने कुछ नाराज़गी के साथ कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। ललिता ने धोती का पल्ला ठीक किया और धीमी गति से कमरे से बाहर निकल गई। भुवनेश्वरी भंडार के सामने बैठी शेखर के लिए जलपान की तस्तरी सजा रही थी। उनके निकट जाकर धीमे मृदुल स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे बुलाया था माँ? भुवनेश्वरी ने कुछ आश्चर्य के साथ ललिता के चेहरे की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। लेकिन पहले तो यह बात बता कि आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तूने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है क्या? ललिता बोली, कुछ नहीं। उसने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, तो तू यह नाश्ते की तस्तरी अपने शेखर दा को देकर मेरे पास आ। ललिता ने अनिच्छा से तस्तरी उठाई और ऊपर पहुंची। देखा शेखर सोफे पर उसी तरह अधलेटा पड़ा है, न कपड़े बदले हैं न मुंह धोया है, बस आंखें बंद कर रखी हैं और कुछ सोच रहा है। शेखर के निकट आकर ललिता ने धीमे स्वर में कहा, नाश्ता लाई हूँ। शेखर ने आंखें नहीं खोली, न उसकी ओर देखा। नाराजगी से बोला, कहीं भी रख दो। बिना आंखें खोले शेखर को यह आभास था कि ललिता अभी गई नहीं है, वह खड़ी है। 2-1 मिनट उसी तरह चुप रहकर उसने कहा, इस तरह प्लेट हाथ में लिए कब तक खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, इसे कहीं रख दो और जाओ। ललिता का क्रोध अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। उसे दबाने का प्रयास करते हुए वह शांत स्वर में बोली, होने दो देर, मुझे भी नीचे कोई काम नहीं है, क्या करूँगे नीचे? शेखर ने आंखें खोली और हंसा। तब कहने लगा, चलो, मुंह से कोई बोल तो निकला। अरे नीचे कोई काम नहीं है तो घर में तो होगा, और वहाँ पर नीचे कोई काम न हो तो बगल वाले चारों के मकान में तो होगा। कोई एक घर तो है नहीं तुम्हारा ललिता? हाँ, यह बात तो है। ललिता ने गुस्से से नाश्ते की तस्तरी खट्ट से टेबल पर रखी और दंदनाती हुई नीचे उतरने लगी। शेखर ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई,
शाम के बाद एक बार आना, दिन में से 100 बार ऊपर नीचे नहीं आ सकते, कहकर ललिता सीढ़ियों से नीचे उतर आई और भुवनेश्वरी के पास जाकर खड़ी हो गई। भुवनेश्वरी उसे देखती हुई बोली, सुन, अपने शेखर दा को नाश्ता तो दे आई, लेकिन पान तो दिया ही नहीं उसे। मुझे भूख लग रही है माँ, मैं तो अब जाऊंगी नहीं ऊपर, कोई और दे आएगा, कहती हुई ललिता भुवनेश्वरी के पास बैठ गई। भुवनेश्वरी समझ गई कि ललिता किसी बात पर शेखर से रूठ गई है। हंसती हुई बोली, अच्छा तो कुछ खा ले, पान मेहरी दे आएगी। ललिता कुछ नहीं बोली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। वह रात नाटक देखने नहीं गई, इसके बावजूद शेखर ने उससे व्यंग से बात की। इस बात से ललिता को शेखर पर क्रोध आया कि वह 4-5 दिन तक शेखर के सामने ही नहीं पड़ी। शेखर के कोर्ट जाने के बाद वह ऊपर जाकर उसका कमरा ठीक कर देती थी और चुपचाप लौट आती थी। अपनी गलती महसूस कर शेखर ने 1-2 बार बुलाया भी, लेकिन ललिता शेखर के सामने नहीं गई। मोहल्ले का एक भिखारी कभी कभी घर आ जाया करता था। ललिता को उस पर बहुत दया आती थी। वह उसे 1 रुपया दे दिया करती थी। भिखारी भी उस पर आशीर्वादों की वर्षा कर दिया करता था। वह ललिता को अपने पिछले जन्म की माँ कहा करता था। ललिता का वह बूढ़ा लड़का एक दिन सुबह ही सुबह भीख मांगने आ पहुँचा और बोला, माँ कहाँ हो? ललिता परेशानी में फंस गई। शेखर अभी कोर्ट नहीं गया, अपने कमरे में ही है। ललिता रुपए लेने ऊपर कैसे जाए? मामी के पास गई तो देखा वह रसोई में बैठी मेहरी को डांट रही हैं। वह उल्टे पैर लौट आई तो देखा भिखारी महाराज लाठी दरवाजे के पास टिकाए जमकर बैठ गए हैं। ललिता ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया था। उसका मन नहीं हुआ कि उसे फिर से निराश लौटा दे। भिखारी ने फिर पुकार लगाई, माँ कहाँ हो? अन्ना कली भागी हुई आई और बोली, दीदी तुम्हारा वह बूढ़ा बेटा आया है, तुम्हें पुकार रहा है। ललिता ने प्रार्थना के स्वर में कहा, अन्ना तू मेरी बहुत अच्छी बहन है, मेरा एक काम कर दोगी? देख मैं इस काम में लगी हुई हूँ, तू जरा दौड़कर ऊपर चली जा और शेखर दा से 1 रुपया ले आ। अन्ना कली जिस तरह दौड़ती हुई गई थी उसी तरह दौड़ती हुई नीचे आई और ललिता को रुपया देती हुई बोली, यह लो दीदी। कुछ सोचकर ललिता ने पूछा, शेखर दा ने क्या कहा रुपए देते हुए? कुछ नहीं, अन्ना काली बोली। कहने लगे, कोट की ऊपर की जेब से रुपया निकाल ले। मैंने निकाल लिया और कुछ नहीं कहा। नहीं तो कहती हुई अन्ना कली चली गई। ललिता ने रुपया देकर भिखारी को विदा किया, परंतु हमेशा की तरह उसके आशीर्वाद नहीं सुने। उसे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। वह अनमनी हो गई।